वॉल्यूम में एनर्जी इन हो रही है और मास भी इन हो रहा है ना, और मास भी आउट हो रहा है और एनर्जी भी क्या हो रही है, आउट हो रही है। तो मतलब कि जो बाउंड्री है सिस्टम की उसमें एनर्जी भी इन हो रही है और मास भी इन हो रहा है, एनर्जी भी आउट हो रही है, मास भी आउट हो रहा है। ये सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेट क्या होते हैं। स्टेट क्या होता है कि कंडीशन क्या है सिस्टम की कंडीशंस जो डिफाइन करते हैं वही स्टेट्स होते हैं, है ना। जैसे स्टेट हमारा कोई स्टेट दिया हुआ है, प्रेशर टेंपरेचर, उसकी स्टेट दी हुई है, कंडीशन कितना है, मतलब उसकी कंडीशन क्या दी हुई है, प्रेशर कितना दिया हुआ है, टेंपरेचर कितना दिया हुआ है। तो ये सारे क्या है, ये सारे स्टेट ऑफ द सिस्टम है जो कंडीशन ऑफ द सिस्टम को बताते हैं, है ना। एनर्जी ट्रांसफर होती है क्या, एनर्जी ट्रांसफर होती है ना क्लोज सिस्टम में। और ओपन सिस्टम में होती है क्या, बिल्कुल होती है, ओपन सिस्टम में भी होती है एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। तो अल्टरनेट नेम क्या है इसका, कंट्रोल मास सिस्टम भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम किसको, ओपन सिस्टम को, और क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि मास सिस्टम के अंदर होता है ना, बाहर से नहीं आ रहा है ना, अंदर से बाहर जा रहा है ना, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग गेट एग्जाम्स की और एसएससी जेईई एग्जाम्स की तैयारी आप लोग धड़ल्ले से कर रहे होगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने प्रेशर कुकर देखा है, यस आपने उसमें खाना भी बनाया होगा, तो अगर मैं बोलूं कि वो क्लोज्ड है कि ओपन है, तो आप इस पे सोचोगे। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अड्डा 24/7 मैक्रोटेक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स की बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिससे हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और गेट एग्जाम्स और एसएससी जेईई और जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स हैं उसमें ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम से काफी सारे न्यूमेरिकल्स और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफी सारे थ्योरी क्वेश्चंस भी इसमें क्रिएट किए जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, बताइए ओपन सिस्टम क्या होता है। तो ओपन सिस्टम में सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई अगर हमारा क्लोज्ड कंट्रोल वॉल्यूम है ना, अगर वो कंट्रोल वॉल्यूम में एनर्जी इन हो रही है और मास भी इन हो रहा है ना, और मास भी आउट हो रहा है और एनर्जी भी क्या हो रही है, आउट हो रही है। तो मतलब कि जो बाउंड्री है सिस्टम की उसमें एनर्जी भी इन हो रही है और मास भी इन हो रहा है, एनर्जी भी आउट हो रही है, मास भी आउट हो रहा है, मतलब एनर्जी और मास दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। जब दोनों का इंटरेक्शन होगा तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे। समझ गए दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं कि क्लोज सिस्टम की, क्लोज सिस्टम क्या होता है कि अगर हमारा कोई फिक्स्ड रीजन है जिसकी बाउंड्री है ना, अब उसमें अगर हमारा एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम, एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, लेकिन मास का कोई इंटरेक्शन इसमें नहीं हो रहा है ना। एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि जो एनर्जी है या तो वो हमारी ऑर्गेनाइज फॉर्म में जाएगी या तो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में जाएगी, है ना। तो अगर सिस्टम में एनर्जी का इंटरेक्शन अगर हो रहा है, या तो सिस्टम से बाहर होगा या बाहर से सिस्टम में होगा, बट मास का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो इस टाइप की सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे, है ना। तो जैसे कि हमारा क्लोज सिस्टम में कौन कौन से एग्जांपल्स हो गए, प्रेशर कुकर हो गया, प्रेशर कुकर भी क्या है, क्लोज सिस्टम है, क्योंकि हीट एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है सिस्टम सराउंडिंग, है ना, लेकिन हमारा मास जो है उस कुकर में ही है ना, मास जो है वो कुकर में ही है। तो इस टाइप के सिस्टम हमारे क्या होते हैं, क्लोज सिस्टम होते हैं। जैसे हमारा थर्मस हो गया, इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क होते हैं, वो हमारे क्या हैं, वो भी क्लोज सिस्टम का हिस्सा है ना, जिसमें वाटर होता है, वाटर की फिक्स क्वांटिटी होती है, और वो वाटर की फिक्स क्वांटिटी क्या होती है, उसमें फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती जब तक हम उसको पिए ना, है ना। तो इस टाइप के जो सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम में आते हैं, है ना। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, है ना, बाउंड्री, है ना, प्रोसेस, स्टेट्स, इसको आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सिस्टम में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जो आपको समझना है। किसी भी अगर सिस्टम को बात किया जाए, है ना, अगर मैं बात करूं कुछ सिस्टम की, है ना, अगर हमारा कोई सिस्टम है, सिस्टम में क्या क्या होगा, सबसे पहले बात होगी स्टेट होंगे, स्टेट्स होंगे, और क्या होगा, प्रोसेसेस होंगे, प्रोसेस होंगे, है ना, सिस्टम की अपनी बाउंड्री होगी, सिस्टम की अपनी एक बाउंड्री होगी, है ना, और कुछ होगा क्या, सिस्टम में मास होगा, है ना, मास हो भी सकता है, मास प्रेजेंट भी हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। स्टेट, प्रोसेस, बाउंड्री, है ना, सिस्टम की प्रॉपर्टीज,
सिस्टम की प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो ये सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेट क्या होते हैं। स्टेट क्या होता है कि कंडीशन क्या है सिस्टम की, सिस्टम की कंडीशंस जो डिफाइन करते हैं वही स्टेट्स होते हैं, है ना। जैसे स्टेट, हमारा कोई स्टेट दिया हुआ है, प्रेशर, टेम्परेचर, उसकी स्टेट दी हुई है, उसकी कंडीशन कितना है, मतलब उसकी कंडीशन क्या दी हुई है, प्रेशर कितना दिया हुआ, टेम्परेचर कितना दिया होगा। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे स्टेट ऑफ द सिस्टम हैं जो कंडीशन ऑफ द सिस्टम को बताते हैं, है ना, डिफाइन करते हैं, है ना। तो इस थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, मिनिमम हमको क्या चाहिए, मिनिमम हमको 2 पैरामीटर्स चाहिए किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि प्रेशर और टेम्परेचर, अगर सैचुरेशन स्टेट नहीं है तो, है ना। तो कम से कम हमको 2 पैरामीटर्स को चाहिए होता है सिस्टम को प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए, है ना। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज बताएं। सिस्टम की प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, जैसे हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, है ना। इसमें 2 तरह की हमारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, इंटेंसिव और हमारा एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। अब बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होंगी। इंटेंसिव मतलब नाम से ही है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास साइज ऑफ द सिस्टम, मतलब इंडिपेंडेंट, वो प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट होती है सिस्टम की, किससे, मास से, साइज से, है ना। तो वो प्रॉपर्टी होती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसका रिवर्स है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो सिस्टम की साइज और मास पे डिपेंड करती हैं, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे हमारी एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी हो गई, है ना। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी, जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, है ना, प्रेशर हो गया, है ना। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी हैं, है ना, जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं, है ना, वो हमारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम क्या है, इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा, है ना। तो ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी इंटरनल एनर्जी हो गई। इंटरनल एनर्जी भी क्या है, एक तरह की हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगी। एनर्जी वाले टर्म जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो ये सारी किस में आएंगी, ये एक्सटेंसिव में आएंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। टेम्परेचर हो गया, है ना, प्रेशर हो गया, है ना, और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो गई, वो सारी किस में आएंगी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आएंगी, ठीक है। तो अब बातें करते हैं बाउंड्री की, है ना। बाउंड्री क्या है, हमारा एक सिस्टम में जो एंड रीजन होता है, जहां तक सिस्टम होता है, वही हमारी क्या होती है, बाउंड्री होती है। अब या तो ये रिजिड बाउंड्री होगी या तो ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री होगी, है ना। तो 2 टाइप की हमारी बाउंड्री होती है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए जो हमारी लाइन होती है, जो हमारी रीजन होता है जिससे सिस्टम और सराउंडिंग क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, वही हमारी बाउंड्री होती है। अब बात करते हैं, है ना, मास या तो सिस्टम में होगा और या तो सिस्टम में आएगा या सिस्टम से जाएगा, है ना, या तो उसका अकुमुलेशन होगा सिस्टम में। तो ये सारे टर्म्स आपको ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में क्लियर होने चाहिए। इसकी बात हम डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ेंगे तब इसकी बात हम डिटेल में करेंगे कि एक एक चीज को खोल के रखेंगे, और हम आपके इस डाउट को क्लियर करके ही रहेंगे, और कोई भी न्यूमेरिकल होगा जो आपसे ऐसा ना होगा कि वो आपसे न बने, है ना। सारे इस न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर पाओगे अगर आप इस छोटे छोटे टर्म्स को समझ जाओ और इजीली इसको ग्रैस्प कर पाओ, है ना। अब बात करते हैं कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है ना, तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर मास का इंटरेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो वो सिस्टम क्या होगा, क्लोज सिस्टम होगा, है ना। जैसे कि बताया, फिक्स मास, फिक्स अमाउंट ऑफ मास जो है क्या रहेगा, सिस्टम में ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, है ना, बाहर से सिस्टम में आएगा, और कोई भी मास क्रॉस नहीं होगा, और हीट और वर्क क्या होगा, हीट एंड वर्क क्लोज सिस्टम की बाउंड्री से क्रॉस हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ये बाउंड्री फिनोमिना है, ये एनर्जीज हैं, है ना। तो अब क्या करते हैं, हम एनर्जी को सबसे पहले समझते हैं, है ना, कौन कौन सी एनर्जी हमारे पास होती है और उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनर्जी, अगर मैं एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप की एनर्जी होती है। सबसे पहले बात करते हैं
मैक्रोस्कोपिक स्कोपिक, है ना, मैक्रोस्कोपिक, और एक होती है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक और हमारी एक मैक्रोस्कोपिक, दो टाइप की एनर्जी होती है ना। अब मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है, हमारी कौन कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, और हमारी कौन सी आएगी, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और कौन कौन सी आएगी, हीट आएगी, हीट एनर्जी, और कौन सी आएगी, वर्क आएगी, है ना। तो हीट, वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है, एक तरह की हमारी मैक्रोस्कोपिक एनर्जी हैं, जो मॉलिक्यूल के बल्क मोशन से आती हैं। किससे आती है, मॉलिक्यूल के बल्क मोशन से आती हैं। तो ये सारी हमारी काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट और वर्क जो है वो बाउंड्री फिनोमेना में आ जाएंगी, है ना, जो बाउंड्री को क्रॉस कर सकती हैं इजिली, चाहे वो ओपन सिस्टम हो चाहे वो क्लोज सिस्टम हो। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। माइक्रोस्कोपिक एनर्जी क्या होती है, जो बल्क मोशन से नहीं आती है, वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से रहती है ना। तो जैसे कि हमारी इंटरनल एनर्जी हो गई, ये हमारी इंटरनल एनर्जी हो गई, और हमारी कौन सी, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। और कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और इसमें भी जो टाइप है, सेंसिबल एनर्जी और लेटेंट, है ना। तो ये सारे जितने भी आप कैटेगरी पढ़ रहे हो, ये सारी कैटेगरी आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी एनर्जी डोमिनेट करती हैं किसी भी सिस्टम को, है ना, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, है ना। तो ये दोनों एनर्जी को आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, जिसमें ये सारी जो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी है वो रैपिडली यूज होंगी न्यूमेरिकल्स में, है ना। और जो ये हमारी इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी का यूज थर्मोडायनेमिक में रैपिडली होता है ना, बैक टू बैक आएंगी आपके न्यूमेरिकल्स में। क्लोज सिस्टम के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आपको उसमें इंटरनल एनर्जी जरूर दिखेगी, है ना, और हीट एंड वर्क भी आपको उसमें जरूर दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, जो कि किसी भी सिस्टम में किसी मास में स्टोर हो सकती है ना। तो ये जो एनर्जी है आपको हर एक क्लोज सिस्टम में देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ क्लोज सिस्टम। किसकी बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ क्लोज सिस्टम की। ये इक्वेशन किस तरीके से डेवलप की जाती है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारा कोई क्लोज सिस्टम है तो इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसको हम सिग्निफाई करेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम क्या करें, सिस्टम को क्यू हीट दें, मतलब सिस्टम को क्यू हीट एनर्जी दें, तो उसका कुछ पार्ट जो होगा वो वर्क के आउटपुट के फॉर्म में निकल सकता है। अब या तो वो क्या करेगा, उसका कुछ पार्ट उस सिस्टम की जो भी इंटरनल एनर्जी होगी उसको चेंज करेगा, है ना, या तो किसी और फॉर्म में वो किसी सिस्टम की एनर्जी को चेंज करे, या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा, है ना। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करें तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, है ना, क्रिएट भी नहीं हो सकती, बट उसका एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम सिस्टम को क्यू एनर्जी दें तो उसका कुछ फॉर्म क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा, और कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करेगा, है ना, और कुछ पार्ट क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा, ठीक है, और उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा, है ना। तो ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करता है ना। तो अगर इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल एनर्जी, है ना, टोटल एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है ना। तो अब क्या होगा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर करें, क्योंकि क्लोज सिस्टम में क्या होता है, हमारा एनर्जी का तो ट्रांसफर होता है ना, लेकिन मास क्या होता है, मास तो अंदर एंटर नहीं कर सकता, बाहर भी नहीं जा सकता, है ना। तो
क्या होगा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को क्लोज सिस्टम के लिए नेग्लेक्ट करें तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, Q इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन, है ना। तो आप इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें आप साइन कन्वेंशंस की बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन आपको किस तरीके से रखना है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्क का साइन कन्वेंशन क्या होगा, है ना। तो अगर सिस्टम में वर्क डन ऑन द सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव लेना है और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेना है ना। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन होगा वर्क डन के लिए, है ना। अब हम बात करते हैं हीट के लिए क्या होगा, ये हो गया हमारा किसके लिए, W के लिए, है ना। अब हम बात करते हैं Q के लिए, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। अगर हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम हो रहा है तो हम हीट को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना। और अगर हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम होता है तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हीट और वर्क का साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करना है, चाहे वो गेट का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, और चाहे वो SSC JEE का न्यूमेरिकल। तो ये आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो आपको ये इक्वेशंस को ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है ना, जिससे आपकी थोड़ी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी इस क्वेश्चंस को करने के लिए, है ना। बाकी और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल इस वीडियो में थोड़ी सी क्लैरिटी लाने के लिए, मतलब थोड़ा माइंड शार्प करने के लिए, ये जो न्यूमेरिकल है वो काफी अच्छा है कि, है ना, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है ना। तो क्या है क्वेश्चन, द कंटेंट्स ऑफ द वेल इंसुलेटेड टैंक आर हीटेड बाय द रेजिस्टर ऑफ 23 ohm इन विच 10 ampere करंट इज फ्लोइंग। Consider the tank along with its contents as a thermodynamic system. The work done by the system and the heat transfer to the system are positive. जैसा कि मैंने बताया कि work done by the system इसमें लिख रहा है ऑलरेडी, है ना, क्या है, work done by the system positive, heat transfer to the system is positive, बोला ना। तो ये यही साइन कन्वेंशंस गेट वाले प्रोफेसर्स रखते हैं, IIT के प्रोफेसर्स जो हैं यही साइन कन्वेंशंस फॉलो करते हैं। तो आपको भी यही साइन कन्वेंशंस फॉलो करने हैं, है ना। तो बोला है द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और द वर्क एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस इन किलोवाट आवर, है ना। तो कुछ नहीं है इस न्यूमेरिकल में, जैसा कि मैंने क्लोज सिस्टम की इक्वेशन आपको लिख के दिखाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन मैंने लिख के दिखाई आपको, उसी इक्वेशन पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है जो कि आपको सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो वेल इंसुलेटेड टैंक, अगर बात किया किसका, क्या बात कर रहा है, वेल इंसुलेटेड टैंक। इंसुलेटेड टैंक का मतलब क्या है दोस्तों, इंसुलेटेड टैंक का मतलब कोई बताएगा कि उस पे इंसुलेशन कराया गया है। इंसुलेशन कराने से क्या होता है, हीट का ट्रांसफर रुक जाता है। क्या होता है, हीट का ट्रांसफर रुक जाता है। सिस्टम से बाहर या सिस्टम में कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होगा, है ना। क्योंकि ऐसा, हालांकि हम मानते हैं कि ऐसा कोई भी इंसुलेशन परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर हो जाता है ना। परफेक्ट इंसुलेशन आज तक बना नहीं है, लेकिन हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम न्यूमेरिकल्स में ये मान लेते हैं कि इंसुलेशन मतलब एडियाबैटिक, मतलब कि उसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना। तो हमारे पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा Q क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, Q हमारा यहाँ पे हीट ट्रांसफर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो कहाँ कहाँ है,
दोस्तों ऑप्शन से भी एलिमिनेट करना सीखिए। क्या करिए, ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन से भी हीट, मतलब कि ऑप्शन से भी हमें आंसर्स तक पहुंचना है। ठीक है, तो जरा देखें कि जीरो कहां कहां किस किस ऑप्शंस में है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहले में है, इसमें है क्या, नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता ऑब्वियसली, क्योंकि क्यू जीरो तो है नहीं इसमें। ये आंसर हो सकता है क्या, सी आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमारा यहां पे माइनस में है। ये भी आंसर नहीं हो सकता, सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये ऑप्शन हो सकता है क्या, हाँ ये भी हो सकता है, डी हो सकता है और ए भी हो सकता है, क्योंकि क्यू दोनों में जीरो लिखा हुआ है ना। अब बाकी के जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे आएंगे, वर्क कैसे आएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे आएगा, वो फर्स्ट लॉ इक्वेशन से आएगा, फर्स्ट लॉ के थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से आएगा। ठीक है, तो अप्लाई करिए और आंसर को निकालिए। चलिए करते हैं अप्लाई। ठीक है, तो हमको पता है कि जो हीट एनर्जी है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम के बराबर होगा। ठीक है, साइन हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, है ना। तो क्यू जीरो हो गया यहां पे हमारा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारा क्या दिया, 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है ना। तो आई कितना दिया हुआ है, अगर मैं आई की बात करूं तो यहां पे आई दिया हुआ है 10 एम्पियर, और हमारा क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है दोस्तों 23 ओम, है ना। तो जो पावर होती है वो क्या होती है, आई स्क्वायर आर, है ना। पावर क्या होती है, वही तो वर्क डन होगा। मतलब कि अगर हम, क्या बोल रहा है कि जो हमारा हीटर है, मतलब जो इंसुलेट टैंक है, जो उसको हीट करने के लिए करंट दिया जा रहा है, कोई कॉइल है उसमें क्या करंट पास हो रही है, उससे जो सिस्टम है वो हीट हो रहा है। वो सिस्टम जब हीट हो रहा है तो मतलब उस पर वर्क किया जा रहा है, उसको वर्क दिया जा रहा है, सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, तभी तो वो हमारा जो है कॉइल जो है गर्म हो रहा है। वो वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे वो गर्म हो रहा है। मतलब उसको जो दिया गया, वर्क दिया गया, तो वो जो कॉइल है वो गर्म हो गया, गर्म होकर अंदर ही हीट जो है, अंदर जो है हीट का अक्यूमुलेशन हो रहा है। ट्रांसफर नहीं हो रही, हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, हीट का अक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, अंदर ही अंदर, क्योंकि वो इंसुलेटेड टैंक बोला है। तो अगर हम वर्क निकालें तो वर्क कितना किया जा रहा है सिस्टम पे, वो होगा पावर, हमारा जो होगा वही हमारा वर्क डन पर सेकेंड कितना हो रहा है। तो पावर जो होगी वो होगी आई स्क्वायर आर। तो आई कितना है, 10 स्क्वायर इंटू 23, तो मतलब कितना हो जाएगा 2300, है ना, वाट में। तो किलो वाट में कितना होगा 2.3 किलो वाट। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन पर सेकेंड होगा। मतलब कितना किलो जूल पर सेकेंड हमारा सिस्टम में जा रहा है ना, वही वर्क होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्या, नहीं, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। इसको नेगेटिव लिया जाएगा, मतलब ये हमारा -2.3 किलोवाट है। क्यों, क्योंकि सिस्टम में वर्क किया जा रहा है, ऑन द सिस्टम हो रहा है वर्क। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस इक्वेशन में इसको रख दिया जाए वर्क को, है ना। तो U -2.3 इक्वल टू 0, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, +2.3 किलो वाट। तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज आ गया सिस्टम का किलोवाट में, है ना। तो अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप इजीली पकड़ सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, है ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे और अपने अप्रोच को थोड़ा सा स्मूथ करेंगे और कम से कम समय में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपसे बन जाएंगे, है ना। मैंने बहुत इजी न्यूमेरिकल लिया है इस केस में, है ना, लेकिन आप क्या करना, थोड़ा सा इससे टफ जाना, है ना। और बाकी जो डिटेल में जो इस पे वीडियो आएगी वो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको बनाऊंगा, और आपका जो है थिंकिंग एबिलिटी और भी इंप्रूव होगी, है ना। अब बात करते हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ओपन सिस्टम क्या है कि एनर्जी का ट्रांसफर भी हो रहा है और मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी और मास दोनों का क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है सिस्टम में। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, जा रही है ना। और क्या है, मास भी आ रहा है सिस्टम में, जा रहा है ना। तो इस टाइप की जो सिस्टम है वो होगा हमारा ओपन सिस्टम, है ना। जैसा टरबाइन हो गई,
टरबाइन, स्टीम टरबाइन देखा आपने? स्टीम टरबाइन, इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो स्टीम टरबाइन देखेंगे, उसमें एक इनलेट पोर्ट होता है और आउटलेट होता है ना? तो मतलब कि स्टीम जाती है और फिर स्टीम को निकाला भी जाता है आउटलेट, तो इनलेट आउटलेट, एनर्जी भी गई, मास भी गया, है ना? तो मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये जो होगा वो ओपन सिस्टम होगा, है ना? इसमें क्या होता है, कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम में इनलेट आउटलेट लेते हैं, उसके हिसाब से एनर्जी निकालते हैं, कौन सी एनर्जी इन हुई, कौन सी एनर्जी आउट हुई, है ना? कितना मास आया, कितना मास गया, कोई मास एक्यूमुलेट हुआ क्या, तो ये सारी प्रोसेस मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू निकाली जाती है ना? तो इसमें एक सिंपल सी इक्वेशन हम पढ़ेंगे, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो कि हमारी वन डायमेंशनल इक्वेशन है और इसमें यूज होती है ना? और इसमें मास कंजर्वेशन भी आपको लगाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी चेंज होगी टाइम के साथ तो मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन आपको यूज करना ही पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ओपन सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें मास कंजर्वेशन इक्वेशन क्या होती है ना? तो जैसा कि ये होती है हमारे dm by dt, है ना? मतलब मास चेंज कितना हो रहा है, m2 माइनस m1, है ना? मास इनलेट कितना हो रहा है माइनस मास एग्जिट कितना हो रहा है ना? तो ये हमारी मास कंजर्वेशन इक्वेशन है। अब बात करते हैं कि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन क्या होगी। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, इसमें जो dE by dt होगा, मतलब एनर्जी जो चेंज हो रही होगी पर सेकेंड, वो क्या होगी, एनर्जी इन क्या कितनी हो रही है माइनस एनर्जी आउट कितनी हो रही है। एनर्जी इन का क्या रेट है, एनर्जी आउट का क्या रेट है, ये आपको समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारा कोई सिस्टम है कुछ इस तरीके से, है ना, कोई हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, इसमें ये हमारा क्या है, इनलेट है, क्या है, इनलेट है, और ये हमारा एग्जिट है ना? तो ये हमारा क्या है, ओपन सिस्टम है, क्या है, ओपन सिस्टम है। इसमें एनर्जी इन भी होगी। अब मान लेते हैं इन एनर्जी कौन कौन सी है, मान लेते हैं एंथैल्पी हो गई H1, है ना, एंथैल्पी हो गई, फ्लो वर्क हो गया P1 V1, है ना, फ्लो वर्क भी होगा ना, इसके अंदर होगा फ्लो वर्क, है ना, और क्या होगा इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी होगी, इन होगी, और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इसमें हमारा एग्जिट पे एंथैल्पी H2 होगा, फ्लो वर्क हमारा क्या होगा P2 V2 होगा, और क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आउटलेट पे होगा कुछ ना कुछ, और पोटेंशियल एनर्जी हमारा आउटलेट पे कुछ ना कुछ। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, उसी हिसाब से इक्वेशंस को लिखना है ना? तो एनर्जी इन अगर मैं बोलूं तो एनर्जी इन कौन कौन सी हो रही है, मास फ्लो रेट इन कितना हो रहा है ना, मास फ्लो रेट इन कितना हो रहा है वो आपको समझना है। तो मास फ्लो रेट इन की बात करें तो हमारा H1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर, है ना, हाफ V1 स्क्वायर, और क्या होगा, GZ1 होगा, है ना, और क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर रेट, ठीक है, माइनस क्या करना है आपको, एनर्जी एग्जिट, एनर्जी एग्जिट कितनी हो रही है ना? तो ये H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2, है ना, प्लस वर्क डन, ठीक है। तो ये सारी आपको इस तरीके से इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेगी, है ना, इस तरीके से ये इक्वेशन आपको बना के मिलेगी। एनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन की इक्वेशन है ये, है ना, कि मतलब मास इन कितना हो रहा है सिस्टम में, है ना, उसके वजह से जो एनर्जी कितनी आ रही है वो देख लीजिए आप, और हीट एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब बाहर से हीट एनर्जी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, या सिस्टम से बाहर जा रही है कि नहीं हीट एनर्जी, है ना, ठीक है। और जो हमारी एग्जिट मास है, एग्जिट मास की वजह से कितनी एनर्जी बाहर जा रही है एग्जिट पे, हमारी एंथैल्पी हो गई, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, है ना। तो ये सारी एनर्जी आप ले लोगे, और हमारा वर्क डन हो रहा है कि नहीं ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, ठीक है। तो अगर इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा जाए, अगर हमारी फ्लो स्टेडी है, स्टेडी फ्लो अगर है, तो इसकी अगर एनर्जी इक्वेशन लिखी जाए तो क्या होगा, H1 प्लस
V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q, है ना, इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2, है ना, प्लस W। ठीक है, और मास दिया हुआ है तो आप इस टर्म में मास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, मास से आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, अगर पर केजी में अगर आपको नहीं निकालना है ना। तो यूनिट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसकी यूनिट जो होगी वो होगी, इसकी यूनिट अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसकी यूनिट किलो जूल पर केजी में हो जाएगी। ठीक है, ये भी तो सारी यूनिट्स को आपको ध्यान में रखना है, किलो जूल पर केजी में सारा होना चाहिए, है ना। अगर एंथैल्पी किलो जूल पर केजी में है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होना चाहिए, किलो जूल पर केजी में होना चाहिए, है ना। पोटेंशियल एनर्जी भी किसमें होनी चाहिए, किलो जूल पर केजी में होना चाहिए। तो यूनिट का आपको ध्यान रखना है, और हमारा एग्जिट पे भी वही सेम यूनिट होना चाहिए, है ना, तभी तो डायमेंशंस जो है दोनों तरफ बराबर हो पाएंगी। ठीक है, तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको यहाँ पे दिख गया होगा, है ना। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन जो मास कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, कब लगाओगे आप, जब आपको प्रॉपर्टी चेंज हो रही होगी टाइम के साथ, फ्लो स्टेडी नहीं होगी, अनस्टेडी होगी, तब आप एनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन लगाओगे, है ना। ठीक है, तब ये इक्वेशंस आप यूज करोगे। ठीक, लेकिन अगर आपको क्या दिया हुआ है, स्टेडी फ्लो दिया हुआ, अगर आपको स्टेडी फ्लो दिया हुआ है तो आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस को आप यूज करोगे, है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपको क्या करना है, इस वाले इक्वेशन में अनस्टेडी में आप इसको इस्तेमाल करोगे, है ना। अब इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, द इनलेट एंड आउटलेट कंडीशन ऑफ स्टीम फॉर एडियाबैटिक स्टीम टरबाइन इज इंडिकेटेड इन द फिगर, द नोटेशंस आर यूजुअली फॉलोड, है ना। H1 H2 V2 V1 दिया हुआ है, सारे पैरामीटर्स आपको दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोला, इफ मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम थ्रू द टरबाइन इज 20 kg पर सेकंड, द पावर आउटपुट ऑफ द टरबाइन, पावर आउटपुट आपसे इसमें पूछ रहा है। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आप लगा सकते हैं, है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि H1 स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं इसमें, है ना, पर केजी के लिए, है ना, प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W, है ना। तो ये आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आप इसमें लगा सकते हैं, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो आप सबसे पहले कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3200 किलो जूल पर केजी, है ना। V1 क्या दिया हुआ है, 160 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये आएगा आपका जूल पर केजी में, लेकिन आपको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2000 हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमको इन दोनों को समान यूनिट में रखना है ना, तो समान यूनिट में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट को बैलेंस करना पड़ेगा। प्लस इसको हम 9.81 इंटू Z1 कितना है, 10 है ना। अब बोल रहा है कि ये कैसा है, एडियाबैटिक स्टीम टरबाइन है। एडियाबैटिक मैंने बताया था ना, इंसुलेशन टाइप का, हीट ट्रांसफर क्या है, जीरो है ना। तो हीट ट्रांसफर जीरो होती है, इंसुलेशन बोल दे चाहे एडियाबैटिक सिस्टम बोल दे, है ना। उसमें क्या करोगे आप, H2 कितना दिया हुआ है 2600 प्लस V2 कितना दिया हुआ है एग्जिट पे 100 का स्क्वायर बाई 2000 प्लस 9.81 इंटू Z2 कितना दिया हुआ 6। ध्यान रखिए, बताइए एक क्या कमी रह गई इसमें, पोटेंशियल एनर्जी को भी किलो जूल पर केजी में करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आपको यहां पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और प्लस W, है ना। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो वहां से आपको W मिल जाएगा, किसमें, किलो जूल पर केजी में, है ना। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से W आ जाएगा, आपका W करीब आएगा 607.8 किलो जूल पर केजी में आएगा। कितना आएगा, 607.8 किलो जूल पर केजी। अब क्या दिया, इफ मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम थ्रू नोजल इज 20 kg पर सेकेंड, मास फ्लो रेट दिया है, तब हमको पावर मिल जाएगी, है ना, पावर आउटपुट मिल जाएगा। तो पावर आउटपुट क्या होता है, मास फ्लो रेट इंटू W, है ना। मास फ्लो रेट कितना है 20,
केजी पर सेकेंड इनटू W कितना है 607.8 किलो जूल पर केजी। ठीक है, देखिए ये केजी से ये केजी कैंसिल, यूनिट को बैलेंस कीजिए ताकि आप किसी भी न्यूमेरिकल को अप्रोच कर पाओ। तो ये किलो जूल पर सेकेंड क्या हो जाएगा, किलो वॉट हो जाएगा, है ना। तो पावर आउटपुट कितना हो जाएगा, पावर आउटपुट आपका आएगा 1.157 आएगा मेगावाट में, आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो, है ना। 12.157 मेगावाट, 12.157। तो ये हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आप इसमें यूज कर सकते हैं, है ना। बहुत ही आसान है, सिंपल सा न्यूमेरिकल मैंने यूज किया। इसी तरीके से अनस्टेडी स्टेट का भी आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, है ना। उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे और उस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने का अप्रोच बताएंगे कि इस आग की अनस्टेडी स्टेट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे फिलिंग ऑफ टैंक हो गया, मतलब कोई स्टीम क्या है, कोई गैस फिल हो रही है टैंक में और एक्यूमुलेट की जा रही है लेकिन बाहर नहीं जा रही है, मतलब टैंक के अंदर स्टोर की जा रही है ना। समय के साथ उसका मास बढ़ रहा है ना, लेकिन हमारा जो बाउंड्री है, जो टैंक है वो फिक्स है, मतलब रिजिड टैंक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी हम आगे आने वाले वीडियोस में आप इसको सॉल्व करेंगे और थिंकिंग एबिलिटी को अब इंप्रूव करेंगे ताकि क्वेश्चन आप इजीली सोच पाओ और कम से कम समय में उसको सॉल्व कर पाओ, है ना। तो कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो क्लोज सिस्टम है इसमें मास का ट्रांसफर नहीं होता है ना। ओपन सिस्टम में मास का भी इंटरेक्शन होता है और एनर्जी ट्रांसफर होती है क्या, एनर्जी ट्रांसफर होती है ना क्लोज सिस्टम में। और ओपन सिस्टम में होती है क्या, बिल्कुल होती है, ओपन सिस्टम में भी होती है एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो अल्टरनेट नेम क्या है इसका, कंट्रोल मास सिस्टम भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। किसको, ओपन सिस्टम को। और क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि मास सिस्टम के अंदर होता है ना, बाहर से नहीं आ रहा है ना, अंदर से बाहर जा रहा है ना, ध्यान रखिएगा। और जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो गया, ये क्या है, एक तरह का क्लोज सिस्टम है, क्योंकि आईसी इंजन क्या है, आईसी इंजन एक तरह का क्लोज सिस्टम ही हुआ। और हमारा टरबाइन कंप्रेसर, टरबाइन कंप्रेसर में जाहिर सी बात है मास आ रहा है, जा रहा है, हीट का ट्रांसफर भी हो रहा है ना, तो वो हमारा ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स में आएगा, है ना। तो ये सारी कंपैरिजन आप समझ सकते हैं। अब हमको करना क्या है, जैसे कि इंटरनल कंबशन इंजन मैंने बताया, है ना, क्लोज सिस्टम में आएगा। ओपन सिस्टम में हमारा टर्बोजेट इंजन हो गया, एयरक्राफ्ट इंजन हो गया, है ना, तो ये क्या होगा, ये ओपन सिस्टम में आएगा, है ना। और अगर बात करें कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारे दो टाइप के हो गए, जैसे कि मैंने बताया, है ना। और अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। क्या होमवर्क है, आप क्या करेंगे, क्लोज सिस्टम पे कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ओपन सिस्टम पे कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताइए, है ना, कमेंट सेक्शन में बताइए, और उस न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करूंगा, आपके साथ सॉल्व करूंगा, है ना। और अगर मैं बात करूं कि सील्ड वाटर बोतल, सील्ड वाटर बोतल किसका एग्जांपल है ना। और स्टीम टरबाइन जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि कौन सा ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है ना। और जैसे प्रेशर कुकर हो गया, है ना। तो ये सारे जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उसके बारे में भी सोचिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए, है ना, कि ये ओपन सिस्टम में आएगा कि क्लोज सिस्टम में आएगा, और इसमें एनर्जी कौन कौन सी जाएगी। अगर वो ओपन सिस्टम में तो कौन कौन सी एनर्जी जा रही है, क्लोज सिस्टम में तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी जा रही है। तो ये दोनों चीज आपको अच्छे से, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आगे इससे भी एडवांस लेवल के लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे, है ना। और आप नया नया सीखोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अप्रोच, है ना, नए नए न्यू कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हर एक सब्जेक्ट से, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया, मैकेनिकल वाइब्रेशंस हो गए, तो इससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस गेट में आते हैं। और एसएससी जेईई में थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, तो ये आगे आने वाले जो इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स होंगे वो आप देख सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।